बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और आज हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनको स्टडी कर रहे हैं। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको ना कार्बोक्सिलिक एसिड की 4 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको पढ़ाऊंगा। हम ना स्मेल पढ़ेंगे, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे और मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको स्टडी करेंगे। पहले मैं आगाज करता हूं स्मेल से। स्मेल, अडोर। माय डियर स्टूडेंट, स्मेल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं आपके साथ ना एक टेबल शेयर करता हूं। उसमें मैं 2 पॉइंट्स जो है ना, 2 पॉइंट्स यानी मैं पहले ना C1 to C3 यानी पहले जो 3 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले 3 एलिफेटिक यानी फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, इनके हम जो अडोर और इनकी फिजिकल स्टेट उसको देखेंगे। और साथ ही साथ मैं C4 to C6 आई मीन ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड और कैप्रोइक एसिड, हम इनकी भी अडोर यानी स्मेल और फिजिकल स्टेट इसको डिस्कस करेंगे। ये 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले आप देखें, ये मेरे पास एक टेबल है माय डियर स्टूडेंट। इस टेबल में आपके पास 3 कॉलम्स हैं। पहले में ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलिफेटिक। दूसरे में आपके पास इनकी फिजिकल स्टेट है रूम टेम्परेचर पे, और तीसरा जो है वो आपके पास इनकी अडोर है। अब मैं बात कर रहा हूं पहले 3 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की। इसमें मेरे पास ये फॉर्मिक एसिड है, एस्टिक एसिड है और ये प्रोपायोनिक एसिड है। माय डियर स्टूडेंट, इनकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, दीज आर कलरलेस लिक्विड, ये आपके पास कलरलेस लिक्विड है। और अडोर की बात मैं करूंगा, दे हैव पंजेंट स्मेल, पंजेंट अडोर। मसलन आप देखें, आप ना एस्टिक एसिड को देखते हैं, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर, ये सिरके में मौजूद है। और अगर आप सिरके को स्मेल आउट करेंगे ना तो वो समवट पंजेंट स्मेल उसकी होती है। और अगर आप इन तीनों को देखोगे, ये फॉर्मिक एसिड है, ये आपके पास एस्टिक एसिड है और ये आपके पास प्रोपायोनिक एसिड है। अगर आप इन तीनों को देखेंगे, दीज आर कलरलेस लिक्विड्स, कलरलेस है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी टेबल में, वो है हमारे पास नेक्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दे आर ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। आई मीन ब्यूटानोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड एंड हेक्सानोइक एसिड। My dear student, these are also colorless liquid at room temperature. अगर मैं अडोर की बात करूं, they have somewhat unpleasant odor. इनकी जो अडोर है ना वो जरा सी नाखुशगवार है। मसलन मैं ब्यूटारिक एसिड की बात करता हूं। हम ये कहते हैं ना कि जब बटर रेंसिड हो जाए, खराब हो जाए, तो उसकी जो स्मेल आती है दैट इज अनप्लेजेंट, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्यूटारिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, ये वो 2 पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मैं एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सेंटेंस देखें स्टूडेंट, एसिड्स कंटेनिंग, एसिड से मेरी मुराद है कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड्स कंटेनिंग मोर देन 8 कार्बन एटम्स आर जनरली सॉलिड्स। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं वो आमतौर पर सॉलिड्स होते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखो, अनटिल दे हैव डबल बॉन्ड्स, यानी अनसैचुरेटेड ना हो। जो सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें 8 से ज्यादा कार्बन एटम्स हैं, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये बात आपने ध्यान में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, स्मेल, इसके बाद अब हम सॉल्युबिलिटी की तरफ आते हैं। दूसरा जो पॉइंट सॉल्युबिलिटी वाला, मैं एक बात आपके सामने लिखता चलूं। सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अच्छा, इसका हम मानी भी जानना चाहते हैं। इसका मतलब होता है पोलर पोलर को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को डिसॉल्व करता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक। फर्दर हम स्टडी करने से पहले मैं 2 बातें आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्युबिलिटी ना वाटर में आपके साथ शेयर करूंगा, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर।
पहले आप ना कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें, RC+O OH। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसके दो हिस्से हैं, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला हिस्सा, दिस वन इज पोलर पार्ट, ये पोलर है, और ये दूसरा अल्काइल या जिसे हम हाइड्रोकार्बन हिस्सा कह सकते हैं। और ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, दिस वन इज नॉन पोलर, यानी ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज अ combination ऑफ पोलर पार्ट दैट इज कार्बोक्सिलिक एंड नॉन पोलर पार्ट दैट इज हाइड्रोकार्बन, जिसे हम अल्काइल कहते हैं। इसी तरह अगर आप वाटर की बात करें, यू नो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, अमंग एलिफेटिक एसिड्स, एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, the first four members are very soluble in water। दो बातें, पहले तो आप बात इतनी देर में बिठाएं ना कि आपके पास ये स्टूडेंट एक टेबल है, दो कॉलम, एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी तरफ मैं इनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, और सॉल्युबिलिटी में ले रहा हूं उनकी ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें ले रहा हूं। ये जो पहले फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, आई मीन फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपाइनिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड या ब्यूटारिक, ये जो पहले चार हैं इनकी सॉल्युबिलिटी देखें तो मैंने इन्फिनिटी का सिंबल दिया हुआ है। क्या मतलब ये है कि दे आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, दे आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इसलिए ये मैंने इन्फिनिटी, यानी जो पहले चार एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के मेंबर्स हैं वो पानी में हर लिहाज से, हर तनासुब से हल हो जाते हैं। अच्छा, अगली बात देखिए, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, ये मेरे पास वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC+OOH, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, मैं बाकी की बात नहीं। अगेन वी हैव द वाटर मॉलिक्यूल, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, एंड वी हैव द पार्शियल पॉजिटिव। अब ना इसमें देखेंगे, ये जो वाटर है, वाटर आपने इस पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन के इस लोन पेयर की मदद से इसके पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ये अट्रैक्शन, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी दिस वन इज द सॉल्वेंट, व्हाट इज द सॉल्वेंट, एंड दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज द सोल्यूट, आमतौर पर हम कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि वाटर और इस कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के दरमियान क्या डेवलप होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी तरफ ये वाटर मॉलिक्यूल, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इसे मैं क्या कहूंगा? दिस वन इज H बॉन्डिंग। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो फर्स्ट फोर मेंबर ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली है, दे आर कंप्लीटली वेरी सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये चारों जो मेंबर्स हैं वो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन, मैं आप एस्टिक एसिड की बात करो स्टूडेंट, जब मैं एस्टिक एसिड की बात करता हूं ना, तो एस्टिक एसिड CH3COOH, ये एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड की सूरत में ये जो हमारे पास R है, R क्या आ जाएगा? मिथाइल। तो ये मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, ये मेरे पास बन जाएगा CH3, और यूं एस्टिक एसिड वाटर में डिसॉल्व होता जाता है। ये बात सेम में रखती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से? लोअर, और मैं पहले चार मेंबर्स की बात कर रहा हूं। दे आर वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर एंड देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मरहूने मिन्नत है। इसमें ये वाला जो पार्ट है ना, जो बात बताने वाली है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट जो है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहा है विद वाटर।
इसमें ये जो अल्काइल पार्ट है ना, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो नॉन पोलर पार्ट है, वो ज्यादा डोमिनेंट नहीं है। यहां पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डोमिनेंट है, दैट इज मोर डोमिनेंट, और ये नॉन पोलर पार्ट इट इज लेस डोमिनेंट। अब स्टूडेंट, ये पहली बात मैंने आपके साथ शेयर की। अब दूसरे पॉइंट पे आए जी स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन मोलेकुलर मैसेज। यानी जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलेकुलर मैस बढ़ता है, वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। पहले ना आप कुछ डाटा उसको देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास टेबल है कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी तरफ मैं उनकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं। मैंने बात क्या की है कि जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें जो फर्स्ट 4 मेंबर है, उनकी सॉल्युबिलिटी में मैंने क्या कहा था कि दे आर मिसिबल इन वाटर विद इन ऑल प्रोपोर्शन। लेकिन अगर आप 5 कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं वैलेरिक एसिड, पेंटानोइक एसिड, उसकी सॉल्युबिलिटी 3.7 है। अगर आप हेक्सानोइक एसिड, जिसे हम कैप्रोइक एसिड कहते हैं, एक कार्बन बढ़ गया, उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे वो 1 है। इसी तरह 7 कार्बन वाला, 8 वाला, 9, जैसे जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, वैसे वैसे आप उसकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू देखें। अगर आप 10 कार्बन वाला, 10 डेकानोइक एसिड, अगर आप उसकी सॉल्युबिलिटी देखेंगे, दैट इज 0.2 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या है? वेरी सिंपल, सेंटेंस देखें, एज द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन वाटर डिक्रीजेस। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो कम हो रही है। और मैं एक और भी बात बताता चलूं, द कार्बोक्सिलिक एसिड विद मोर देन 10 कार्बन एटम्स, दे आर एसेंशियली इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन एटम की तादाद 10 से ज्यादा है, वो पानी में हल नहीं होते। यू हैव द स्टीरिक एसिड, you have the oleic acid, you have the palmitic acid, all these acids are insoluble in water. रीजन की तरफ आए, रीजन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको शुरू में क्या समझाया था? मैंने कहा था ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसके 2 हिस्से हैं। एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट, दिस वन इज अ पोलर, और एक ये अल्काइल यानी हाइड्रोकार्बन पार्ट, दिस वन इज नॉन पोलर। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसमें जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, आई मीन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो लेस प्रोमिनेंट होती जाती है, और ये जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, दे बिकम्स मोर प्रीडोमिनेंट, और नॉन पोलर पार्ट के बढ़ने की वजह से इनकी पोलर सॉल्वेंट आई मीन वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती है। ये चीजें आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, आगे हम बढ़ते हैं। वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स में हम क्या कहेंगे? द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 2 बातें यहां पे, एक बात यहां तक है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली ज्यादा होता है, और आगे उसकी ये रीजन बताएगी है कि क्यों इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वो कहते हैं जी इनमें इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं ये दोनों बातें आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, मैं ना फॉर्मिक एसिड लेता हूं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, द फर्स्ट मेंबर। तो आपके पास ये आ गया फॉर्मिक एसिड। स्टूडेंट, फॉर्मिक एसिड है मेरे पास HCOOH, फॉर्मिक एसिड। और अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें, मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, और ये मैं बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर पे ले रहा हूं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर जितना है। द बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मिक एसिड एंड वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का। इसके बाद मेरे पास है CH3COOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड। और स्टूडेंट, एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड,
यानी इससे इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। मेरे पास प्रोपायोनिक एसिड है, CH3 CH2 COOH, दिस इज प्रोपायोनिक एसिड एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 141 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ना बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा है। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? वो कहते हैं इट इज ड्यू टू इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, एक इंट्रामोलेकुलर और इंटरमोलेकुलर। इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन यानी जब आप एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। कैसे? जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं, ये देख लो, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं RC≡OOH। मैं इसको ना जरा यूं लिख देता हूं, RC≡O और इधर में O ले लेता हूं और इधर में H लिख देता हूं। ये मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल लिया। दूसरी तरफ ये कार्बोक्सिलिक एसिड के एक और मॉलिक्यूल RC≡O। पहले मैंने डबल बॉन्ड O ऊपर, अब मैंने डबल बॉन्ड O और इधर में O ले आया और इधर मेरे पास, माय डियर स्टूडेंट, इधर मेरे पास H आ गया, ये H आ गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बने। अब इसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन कैरी द लोन पेयर्स एंड इट इज पार्शियल नेगेटिव, और इधर अगर आप देखेंगे तो दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। मैं बाकी को नहीं छेड़ रहा। बिल्कुल इसी तरह दिस हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर दिस इज पार्शियल नेगेटिव। ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल, अब इन दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। देखो इसका पार्शियल पॉजिटिव एंड हाइड्रोजन, ये पार्शियल नेगेटिव, ये लोन पेयर के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आमतौर पर हम 3 डॉट से, दिस वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमोलेकुलर। इंटर के दरमियान और मोलेकुलर यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज H बॉन्डिंग। बिल्कुल इस तरह ये भी आपके पास H बॉन्डिंग आ गई, ये H बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब आप एसिटिक एसिड को लेते हैं, एसिटिक एसिड, जब आप प्योर एसिटिक एसिड लेते हैं तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में दो जगहों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। आपके पास ना ये एक ना साइकिल बन गया। जरा गौर से देखना, ये साइकिल, ये आपके पास साइकिल है, ये इतना, इसमें ये साइकिल है पूरा। कितने मेंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस वन 8 मेंबर्स रिंग। अब इस 8 मेंबर रिंग की वजह से अगर आप देखेंगे यू हैव अ बल्की मॉलिक्यूल, और जितना मोलेकुलर साइज बढ़ता है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। सिंपल सी बात आ गई। हम कहेंगे ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, और बहुत ज्यादा इसलिए है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर ये आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, दो यूनिट्स आपस में मिलते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड डाइमर। ये आपके पास ये एक मोनोमर, ये एक मोनोमर, लेकिन जब दो मोनोमर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए कनेक्ट हो गए तो दिस वन इज द डाइमर एंड दिस वन इज कॉल्ड डाइमर ऑफ, दिस वन इज डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट डाइमर, डाइ मीन 2, मेरोस मीन यूनिट, दो यूनिट इकट्ठे। अगर 3 होंगे ट्राइमर, अगर बहुत ज्यादा होंगे पॉलीमर, एक होगा मोनोमर। तो ये मेरे पास क्या बना? डाइमर। साइज बढ़ गया, और साइज बड़ा होने की वजह से अब ना, वैसे तो ये दो मॉलिक्यूल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये एज ए होल एक यूनिट के तौर पर काम करता है, और उस यूनिट के तौर पर काम करने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। मैं एक और भी बात आपके साथ शेयर करता चलो। माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इसके रेलेवेंट दूसरी जो क्लासेस हैं उनके कंपाउंड के साथ कंपेयर करें
तो क्या होगा, देखें मेरे पास ना ये 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन है, मैं उसका ना ये लाइन स्ट्रक्चर आपके सामने, ये मेरे पास 2 ब्यूटानोन है, ये मेरे पास 2 ब्यूटानोल है, और ये मेरे पास प्रोपायोनिक एसिड है। इन चारों की क्लासेस मुख्तलिफ है, अल्कीन है, कीटोन है, अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इन चारों की क्लास मुख्तलिफ है, इन चारों का मोलेकुलर मास तकरीबन मिलता जुलता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट देखिए, ये जो आपके पास 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन है ना, जो कि अल्कीन है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो आपके पास 2 ब्यूटानोन आ गया विच इज द कीटोन, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ज्यादा है, अल्कीन से ज्यादा है। दिस वन इज 2 ब्यूटानोल, अल्कोहल आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई उसमें, इस बॉइलिंग पॉइंट इज 99 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपके पास प्रोपायोनिक एसिड है, इसमें अल्कोहल से भी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट इज व्हाई इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 141 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट अपने से मिलते जुलते अदर क्लासेस के कंपाउंड से बहुत ज्यादा होता है। और इसके रीजन दो अल्फाज हैं, एक इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा उसकी वजह से डाइमराइजेशन, डाइमर का बन जाना। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं उसमें द मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन, मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, बेंजीन इज अ नॉन पोलर, यानी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके डालकर उसकी मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन की, शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर। ये बात मैंने पहले भी आपसे की, पहले तो मैंने प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की ना, अब जरा क्या बात, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास सपोज ये बेंजीन है, बेंजीन इज नॉन पोलर, बेंजीन सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, ये ज़हन में रखना। इसमें मैंने ये एसिटिक एसिड को डाला, एसिटिक एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो ही एसिटिक एसिड इसमें जाएगा, एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइमराइज हो जाएंगे, डाइमर फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर हम इसका नाम मोलेकुलर में। अब ना जब मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन आपने करनी, ये ज़हन में रखना, जब मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन आपने करनी होती है ना, तो उसमें आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालना होता है। अगर आप इसको वाटर वगैरह में लेंगे ना, तो ये तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर जाएंगे और फिर इसका एग्जैक्ट मोलेकुलर मास वो मालूम नहीं हो सकेगा। लिहाजा अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलेकुलर मास जानना चाहते हैं तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको चूज करते हैं, उसमें इसको ऐड करके फिर इसके ऊपर ना एक्सरेज, डायफ्रैक्शन मेथड या अदर टेक्निक, उसके जरिए आप इसका मोलेकुलर मास मालूम करते हैं। लेकिन जो ही आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, ये डाइमरिक फॉर्म में डाइमर बन जाता है और ये हमें डबल मोलेकुलर मास देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जरा देखिए स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, why the molecular mass of carboxylic acid become double in non-polar solvent। क्वेश्चन को जरा समझे, क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि जनाब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, वो कार्बोक्सिलिक एसिड था एसिटिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मैंने इसका मोलेकुलर मास जो है ना वो मालूम करना है। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का M कैपिटल मोलेकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड ये मैं जानना चाहता हूं। अब मैं क्या करूंगा, मैं कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लूंगा, सॉल्वेंट जैसे कि मेरे पास बेंजीन है। अब होता भला क्या है, आप ना एसिटिक एसिड का पहले मोलेकुलर मास कैलकुलेट करें। जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, स्टूडेंट कैलकुलेट करें, दो कार्बन है ना, दो कार्बन, एक कार्बन 12, दो कार्बन जो आपके पास 24 हो गया। ऑक्सीजन देखो 1 2, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 16 और दो ये आपके पास 32 हो गया। हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4, एक हाइड्रोजन 1 होता है और 4 आपके पास, ये 4 हो गया। आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपके पास 60 हो गया। इसका मतलब है जो कैलकुलेटेड मोलेकुलर मास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिटिक एसिड है ना, ये है 60 AMU, ये हमने कैलकुलेट किया।
अब हम इसको ना एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके लिए यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। आप एसिटिक एसिड लेकर इसको बेंजीन, नॉन पोलर सॉल्वेंट बेंजीन, उसमें डिसॉल्व करेंगे और फिर आप इसका मोलेकुलर मास मालूम करेंगे। अब हुआ क्या, जब हमने ऐसा ही किया था, इसके ऊपर एक्सरेज थ्रो की या अदर टेक्निक और भी कई है, ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह जो भी, जब आपने मोलेकुलर मास मालूम किया एसिटिक एसिड का, तो वो 60 ना आया, वो मोलेकुलर मास कितना आया, वो 120 आया, 120। एंड दिस 120 MU, दिस वन इज द डबल ऑफ 60। यही क्वेश्चन है कि वाई, क्यों, ये क्यों तो अभी हम ढूंढेंगे ना। मोलेकुलर मासेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बिकम डबल इन नॉन पोलर, यानी जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का मोलेकुलर मास मालूम करते हैं तो वो डबल आता है, डबल आता है। किससे डबल आता है, जो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया उससे, जो आपने एक्सपेरिमेंटली मालूम किया वो डबल आता है। वजह ही तो मैं बता चुका हूं स्टूडेंट। होता क्या है कि जब आप, यही वाली बात, द मोलेकुलर मास डिटर्मिनेशन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन शोज दैट कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर। साइक्लिक डाइमर, आंसर में आप क्या कहेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज साइक्लिक डाइमर। साइक्लिक डाइमर क्यों, ड्यू टू इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग। मैंने अभी स्टूडेंट आपको, इसके नीचे आपने स्ट्रक्चर बनाना, मैंने अभी आपको बना के दिया ये वाला। अगर आप एसिटिक एसिड की बात करेंगे ना, तो ये R की जगह पे आप CH3 लिख दो, ये CH3, R की जगह पे आप CH3 लिख दो। ये जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना स्टूडेंट, ये वाला, तो पहले आप ना इसकी लॉजिक दिया करो। पहले आप लॉजिक दो कि आप ना किस बेस पे इसको आंसर दे रहे हैं, तो ये आपके पास आ गया। फिर आप दूसरी बात इसमें रीजन दो। रीजन में आपने वो बता दिया कि एग्जिस्ट है साइक्लिक डाइमर ड्यू टू इंटर मोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये रीजन में आ गया। और साथ ही आप ना स्ट्रक्चर ड्रा कर दो, कैसे, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है, और एंड पे आप ना एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल में आप एसिटिक एसिड की एग्जाम्पल दे सकते हैं कि एसिटिक एसिड का जो थ्योरेटिकली या जो कैलकुलेटेड मोलेकुलर मास है वो 60 है, लेकिन जब आप एसिटिक एसिड को बेंजीन में लेकर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेकर आप उसका एक्सपेरिमेंटली मोलेकुलर मास डिटरमिन करेंगे तो वो 120 आ जाता है। तो ये नहीं इसका मतलब कि एसिटिक एसिड का मोलेकुलर मास 120 होता है, ये नहीं मतलब है। वो 120 तो उसके डाइमर का है ना, दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का है ना 120। अगर आप एक का निकालेंगे, जो मोलेकुलर मास लेंगे, वो एग्जैक्टली कितना आएगा, 60 है। माय डियर स्टूडेंट, अब हम ना बॉइलिंग पॉइंट से आगे बढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा देखो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इंक्रीज इर्रेगुलरली। ये हमारी डिस्कशन इसी नुक्ते पे ही रहेगी। इर्रेगुलरली विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मासेस। जैसे मोलेकुलर मास बढ़ता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, मेल्टिंग पॉइंट इर्रेगुलरली। जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो आप उस कंपाउंड को सॉलिड स्टेट में लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट टर्म इसका ताल्लुक सॉलिड स्टेट से, बॉइलिंग पॉइंट टर्म इसका ताल्लुक लिक्विड स्टेट से। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, सॉलिड्स का। अब वो कहते हैं कि मोलेकुलर मास बढ़ने से, जो हमारी बुक कह रही है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन इर्रेगुलरली बढ़ता है। मैं देखो स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है लेकिन इर्रेगुलरली बढ़ता है। मैं देखो स्टूडेंट, पहले ये मेरे पास ये जो फर्स्ट वन है 3 कार्बन वाला ना, दिस वन इज प्रोपायोनिक एसिड, जिसे आप प्रोपेनोइक एसिड कहते हैं। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रोपायोनिक एसिड जिसमें 3 कार्बन है, अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इज -22 डिग्री सेंटीग्रेड, -22। ये आपके पास आ गया ब्यूटायरिक एसिड। ये बार बार आपको याद करना, हम इसे ब्यूटानोइक एसिड भी कहते हैं, ब्यूटानोइक एसिड। इसमें कितने कार्बन है, इट हैज 4 कार्बन एटम्स, 4 इसमें कार्बन है।
1 2 3 4। आप इसका बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -6 डिग्री सेंटीग्रेड, -6। यू हैव 1 2 3 4 5, 5 वाला valeric acid, common name is valeric acid and its Yopic name is pentanoic acid. Its boiling point, it has 5 carbon, 5, and its boiling point is -36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जरा देखना, -22, -22, 3 कार्बन वाले का -22, 4 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का -6। ये कम है, ये क्या हो गया, ज्यादा है, यानी 1 कार्बन बढ़ने से ज्यादा हो गया। लेकिन कार्बन 4 से 5 हो गए और ये -36, ये बहुत ही कम हो गया। इन तीनों में ये ज्यादा, ये कम, ये उससे। अब ये इर्रेगुलरिटी बता रहा है, यानी ये नहीं है कि 3 से 4 कार्बन हो गया ज्यादा हो गया, 4 से 5 हो गए और ज्यादा नहीं हुआ, वो -36 तो उससे भी कम हो गया। अब दूसरा पॉइंट, एक तो ये बात है कि मेल्टिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड का इंक्रीज करता है इर्रेगुलर। इसके बाद जो आएगा उसका 6 वाले का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, -3 उसका हो जाएगा। यानी अगर 5 की बजाय में 6 वाला जो है, 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, काइप्रोइक एसिड, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -3 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बढ़ गया। अब ये इर्रेगुलरिटी है स्टूडेंट। दूसरी बात, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया गया है, दैट द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर हायर देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा, ये जो 3 कार्बन है ये ऑड, और ये जो 4 वाला है ये इवन, 5 वाला फिर क्या आ गया, ऑड। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जनाब, पहले ना इस स्टेटमेंट को समझो सही, मैं फिर आपको इसके रीजन बताता हूं। वो कह रहा है कि आपके पास ये इवन है ना, जो कार्बोक्सिलिक एसिड इवन नंबर कार्बन रखता है उसका मेल्टिंग पॉइंट अपने से अगले और अपने से पिछले दोनों से ज्यादा होता है, और ऐसा ही है। यानी ये ब्यूटारिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट -6 है, जो कि ज्यादा है वैलेरिक एसिड से भी और प्रोपायोनिक एसिड दोनों से ज्यादा है। मैं आपके साथ ना इसी तनाजर में 2 चीजें डिस्कस करता हूं, 2 एग्जांपल डिस्कस करता हूं। देखो स्टूडेंट, मैं ना ये टेबल मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये फॉर्मिक एसिड है जिसमें 1 कार्बन होता है, इस मेल्टिंग पॉइंट इज 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास एसिटिक एसिड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मेरे पास प्रोपायोनिक एसिड, इस मेल्टिंग पॉइंट इज -22 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन तीनों को पहले देखें। फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन, ऑड नंबर, एसिटिक एसिड 2 कार्बन, इवन, प्रोपायोनिक एसिड 3 कार्बन, ऑड। अब ये जो एसिटिक एसिड जिसमें कार्बन नंबर इवन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोपायोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड जिनमें ऑड नंबर दोनों से ज्यादा है, अपने से अगले और पिछले, लोअर एंड हायर दोनों से ज्यादा। और दूसरी बात जो भी मैंने आपसे डिस्कस की है, आपके पास ये ब्यूटारिक एसिड है, 4 कार्बन, इस मेल्टिंग पॉइंट इज -6 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे अगला वैलेरिक एसिड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट -30 डिग्री सेंटीग्रेड, 36 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे पिछला प्रोपायोनिक एसिड। अब ब्यूटारिक एसिड 4 कार्बन, वैलेरिक 5 और पिछला प्रोपायोनिक 3 और 5 वाले दोनों ऑड नंबर हैं और 4 वाला ब्यूटारिक इवन नंबर। तो 4 वाले का मेल्टिंग पॉइंट अपने से अगले और पिछले दोनों से ज्यादा है। ओवरऑल आप देखेंगे ना, ओवरऑल नजर क्या आ रहा है, ओवरऑल ये नजर आ रहा है जो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इवन नंबर कार्बन एटम पाए जाते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जिनमें इवन नंबर कार्बन एटम पाए जाते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और जिनमें ऑड नंबर कार्बन एटम है, 1 है, 3 है, 5 है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। ये मैंने जो सारी बातें की है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इनको महदूद रखना है पहले 6 एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड तक। अच्छा, रीजन क्या है,
रीजन बहुत सिंपल है। मैंने अभी आपसे डिस्कस क्या किया, मैंने कहा आपसे स्टूडेंट जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं ना, तो मेल्टिंग पॉइंट में आप सॉलिड स्टेट उसको डिस्कस करते हैं, और सॉलिड स्टेट की जब बात होगी, मेल्टिंग पॉइंट की जब बात होगी ना, तो उसमें इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस और इंटरमोलेकुलर स्ट्रेंथ उसके, तो जिन सॉलिड में इंटरमोलेकुलर स्ट्रेंथ, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा होता है। मैं आपके सामने दो ना स्ट्रक्चरली दो कार्बोक्सिलिक एसिड जो इवन और ऑड वाले हैं, उनकी जो सॉलिड स्टेट है उसको डिस्कस करता हूं। देखें, ये मेरे पास पहले एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें इवन नंबर कार्बन एटम है, इवन नंबर। अगर आप इनमें मॉलिक्यूल की पैकिंग देखोगे ना, तो इवन नंबर कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में मॉलिक्यूल की पैकिंग कॉम्पैक्ट होती है, इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस कम होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल स्ट्रांग होती है, और यही वजह है कि इनका मेल्टिंग। इसके बरक्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ऑड नंबर कार्बन एटम होते हैं, उनकी पैकिंग देखेंगे लूज पैकिंग होती है। लूज पैकिंग, मॉलिक्यूल इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होती है, और यूं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ये बातें स्टूडेंट आपने कंसेप्चुअली भी समझनी। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर मैंने आपको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और 4 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको हमने स्टडी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए।